नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा चुनाव लगभग अब खत्म होने की कगार पर है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। अब तो यात्रा की भी एंट्री हुई है हरियाणा में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज नजर आए और बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा हैं और फिर राहुल गांधी उनका हाथ मिलाते हैं, उठाते हैं। और उसके बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी खेमा थोड़ी दहशत में है, क्योंकि उन्होंने इस तस्वीर का जरा भी अंदाजा नहीं लगाया होगा, क्योंकि शैलजा के जरिए कहा गया कि बीजेपी थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो बैठे बिठाए उस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने उनसे छीन लिया। अजय शुक्ल जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। इनसे बेहतर विश्लेषण आप नहीं देख पाएंगे। अजय जी, आज जो तस्वीर आपने देखी, ये कहा गया, बीजेपी ये प्रचार करती रही कि शैलजा का अपमान हुआ है, एससी एसटी समाज का अपमान हुआ है, विशेष वर्ग का अपमान हुआ है, देखिए वो भी सीएम बनना चाहती थी, उनके दिल में भी दर्द है। राहुल गांधी ने एक मंच पे लाके हाथ मिला के ऐसा लगता है कि मिट्टी डाल दी सारे मुद्दे पर। क्या कहते हैं आप? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है कि देखिए, इस मामले में बेवजह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, या ये कहें कि फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रही थी। क्योंकि यदि आप इसको पूरा देखें, आज से तो है नहीं। भूपेंद्र हुड्डा अपने एक चीजों को उठाते हैं मुद्दे, और शैलजा अपने ढंग से उठाती हैं। शैलजा केंद्र की राजनीति करती रही हैं, स्टेट की राजनीति में हुड्डा काफी सक्रिय रहे हैं। लेकिन स्टेट के मुद्दों में जहां जरूरत पड़ी, शैलजा ने भी इंटरफेयर किया है, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। और इसी तरीके से हुड्डा को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने केंद्रीय कमान से भी कहा है। तो कहीं कोई चीज नहीं रही। बात कि यदि उन्होंने यह इच्छा व्यक्त कर दी कि वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो सकती हैं, चेहरा हो सकती हैं, या हाई कमान तय करेगा, तो क्या गलत कहा भाई। और अब तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि जितने सीएम पद के कैंडिडेट होंगे, पार्टी उतनी मजबूत होगी, क्योंकि उसमें एक बेस्ट कंपटीशन होगा कि हम कितना बेहतर करा सकते हैं अपने लोगों से। तो जब ये होगा तो एक कंपटीशन, और लोकतंत्र में ये होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को इच्छा रखनी चाहिए। यदि जीनत मेरे साथ हैं, जीनत के मन में यह अपेक्षा होनी चाहिए कि वो जिस ग्रुप के साथ काम कर रही हैं, उस ग्रुप की वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे। तो क्या ये गुनाह कर रही है? बिल्कुल उन्हें अधिकार है यदि वो उस फील्ड में है। तो वही चीज है कि यदि राज्य की आप राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हाँ, हमें भी मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब ये तय तो विधायक करते हैं, सांसद करते हैं केंद्र के मामले में। तो विधायक तय करेंगे कि कौन बनेगा, हाईकमान उनकी राय के मुताबिक चीजें तय करेगा, और यही होता आया है। आप बताइए ना, ये थोपने की परंपरा यदि कहीं देखिएगा तो खुद भारतीय जनता पार्टी में आप याद करिए कि रामविलास शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था हरियाणा का, और जब नतीजे आ गए, सब आ गए, एकदम से किसे थोप दिया गया? मनोहर लाल खट्टर को। फिर अचानक एकदम से थोप दिया गया कि हाँ, नायब सैनी होंगे मुख्यमंत्री। किसने चुना? कौन से विधानमंडल दल ने चुना? कौन कह रहा था? इसी तरह आप यदि उत्तर प्रदेश चले जाएं, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बीजेपी जीती। लेकिन जब सत्ता देने की बात आई तो अचानक कोई प्रकट हुआ और उसे बना दिया गया। यही आपने मध्य प्रदेश में भी देखा है, और यही छत्तीसगढ़ में देखा है, यही राजस्थान में देखा, और यहां तक कि यही महाराष्ट्र में आपने देखा, यही आपने असम में देखा। किस राज्य में आप बात करिए, जिस भी राज्य में इनकी सरकार है, बताइए ना कि कौन सा ऐसा है। कोई बाहर से आया व्यक्ति वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई और बन जाएगा जो जिंदगी भर वो करते हैं। तो इन्हीं क्या ये स्थिति है? कांग्रेस में तो नहीं हुआ है कि बीजेपी से आया और मुख्यमंत्री बना दिया। यदि वो सालों साल काम किया है कांग्रेस के लिए तो बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है इस तरह के विवाद खड़े करके भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास 10 साल की राज्य की सरकार और उससे ज्यादा केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद हरियाणा की बद से बदतर स्थिति का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है।
इतने मुद्दे खड़े हैं कि जिन पर एक शब्द बोल पाने की स्थिति नहीं, तो झूठ बोलेंगे। आपको उदाहरण दे देता हूं। 35 मिनट हिसार में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, और आप निकाल के देख लीजिएगा, 35 मिनट में उन्होंने तकरीबन 20 मिनट सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी, गांधी परिवार, नेहरू, इन्हीं को गाली देते गुजर गया। हुड्डा, उनके बेटे और सब पे गुजर गया। तो आप बताइए ना कि आपके पास बताने को क्या है। आप 15 मिनट भी बताने की स्थिति में नहीं, और जो 15 मिनट बोले उसमें अपना बखान करते रहे। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास है क्या? आपने किया क्या है? असल में झूठ बोला है, नफरत फैलाई है, हिंसा करी है, और कुछ नहीं किया है। आप देखिए, पूरे हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा जाटों का जो पूरा एजिटेशन हुआ, सब कुछ हुआ, ये बीजेपी की सरकार थी। याद करिए राम रहीम का मसले को लेकर के जिस तरीके से आतंकी स्थिति पैदा हो गई थी, वो भी जो है पूरा हुआ। गोलियां चली, 32-33 लोग मरे। कितने मरे, क्या हुआ, आप ये कल्पना करिए। इसी तरीके से और घटनाएं हुई। किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठियां चली, गोलियां चली, सब कुछ चला, इन्हीं के राज में हुआ। ये बताइए ना कि कौन वर्ग खुश है? किसान नहीं खुश है, युवा नहीं खुश है, महिलाएं नहीं खुश हैं। महिला पहलवानों का यौन शोषण होता है, वो सबके सामने है। महिला कोच का यौन शोषण होता है, वो होता है। और ये सब भाजपा के लोग करते हैं। ये भी एक चीज, इसमें और कोई नहीं। व्यापार बर्बाद करते हैं, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद करते हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, नूह मेवात और ये सब दंगे कराते हैं। जो स्थितियां करी, हिंदू को भी हिंदू से लड़ाते हैं, किसी को जाट बनाम आदर्श करते हैं, किसी को पंजाबी बनाम आदर्श करते हैं, किसी को ब्राह्मण बनाम आदर्श करते हैं, तो किसी को दलित बनाम आदर्श करते हैं। यदि आप इन्हीं के एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, तो 96% दलितों पर इस 10 साल में अत्याचार बढ़ गए। 96%। आप बताइए क्या कम है? तो खाद के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं, किसानों का वो जो है अनाज पड़ा है, जीरी पड़ी हुई है। इसी समय का बिल्कुल ताजा ताजा उदाहरण है। इस समय जो हालात हैं वो आप देखिए कि किस तरह से फसल पड़ी हुई है सड़क पर और उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, वो हालत है। तो आप कहेंगे क्या कि कोई खरीदने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, और सिर्फ झूठ बोलने के लिए कुछ भी झूठ बोलते रहिए कि हाँ साहब ये है और ऐसे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, उदाहरण दिखा देता हूं आपको, ये आप देखिए, इतनी हाँ, आवक हुई और सिर्फ खरीद इतनी हुई। ये उदाहरण है, सड़क पे पड़ी है। अब आप बताइए, ये दशा है कि 3.25 टन धान की आवक हुई है मंडी में, और खरीदी कितनी गई? सिर्फ 12,000। अब आप सोचिए, उसमें भी हम किसान देखते हैं, आत्महत्या नहीं हाँ, करेगा तो क्या करेगा? उसमें भी हम देखते हैं सर। मैं पिपली मंडी गई थी, अभी मैं ग्राउंड पर ही थी काफी समय तक, और मैंने देखा पिपली अनाज मंडी लाडवा में ही आती है, वो लाडवा सैनी साहब है, वहां से पानी भरा हुआ था, जल भराव, जरा सी बारिश, तब तक फसल आई नहीं थी। और मैंने स्पेशल रिपोर्ट बनाई उस पर कि अगर फसल आ गई तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, नमी दिखा के उसके रेट कम कर देंगे। जीरी जब पहुंचेगी मंडी में तो इससे भी बेचैनी। ये आपने सही कहा। अब मेरा जो सवाल सर, आज जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाल दी, प्रियंका राहुल ने मंच साझा कर दिया और आपने देखा कि साथ में आगाज कर दिया यात्रा का। ये यात्रा तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत बेचैन कर देगी, और वो भी बीजेपी के गढ़ से। आप 3 दिन राहुल गांधी को घूमने दीजिए और आप देख लीजिएगा, हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। और बीच में इन्होंने जिस तरीके से नफरत और सब फैला के खेल किया था, लड़ा के, एक निश्चित रूप से नैरेटिव बन गया था और उससे नुकसान हो रहा था कांग्रेस को। लेकिन राहुल गांधी ने एक दिन सिर्फ यात्रा की 2 रैलियां की थी, असंध में और बरवाला में, और दोनों के बाद एकदम से माहौल बदला। और आज जब सुबह यह शुरू हुआ है, उसके बाद में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, वह यह बता रही है कि निश्चित रूप से अब कांग्रेस बहुत मजबूती से सत्ता में आएगी।
और लोगों को यकीन है राहुल गांधी की बात पर, लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं है नरेंद्र मोदी की बात पर, उनके भाजपा के लोगों की बात पर। तो इससे आप यह समझ लीजिए कि इनको किसी पर यकीन नहीं है, हालत बहुत बिगड़ी हुई है भाजपा की, इसलिए परेशान। जी एक और चीज मैंने देखी, आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, राहुल गांधी की एंट्री के बाद स्पेशली आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर अपने बयानों से और कंगना का जो स्टेटमेंट था उसने तो नुकसान पहुंचाया ही था, सैनी और विज की सीट फंस गई बुरी तरह से, वीआईपी सीट से। कोई बिल्कुल 100%। आप एक चीज बताएं, देखिए आप, सैनी आज मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले वो जो है रहे हैं कि सांसद जो क्षेत्र से। है ना। तो जब वो वहां के सांसद थे 5 साल में कितने बार लाडवा गए हैं, ये लाडवा के लोगों से पूछ दीजिए, वो खुद ही बता देंगे, कहीं नहीं दिखाई दिए थे। संकट के वक्त में उन्हें छोड़ के अपने घर बैठे थे, कुरुक्षेत्र या चंडीगढ़ या दिल्ली, इसके अलावा कहीं नहीं होते थे। एमएलए थे तो आप देखिए वही स्थिति थी। तो भाई जब आप कहीं थे ही नहीं, कहीं आपकी प्रेजेंस ही नहीं है, हर समय आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर क्या बताएं। तो यह इस बात का संदेश है कि वहां की जनता यह बताने को तैयार है कि असल में सिर्फ जाति के वोट के आधार पर आप जीत जाएंगे, यह गणित नहीं चलेगी, काम भी करना पड़ेगा। और काम पे आप पे भरोसा कैसे करें? आपने मुख्यमंत्री रहते हुए भी 6 महीने में कुछ नहीं किया, और उसके पहले सांसद के रूप में भी आप कुछ नहीं किया, गए तक नहीं। यही वजह थी कि वो डर रहे थे लाडवा से लड़ने से, वो करनाल से लड़ना चाहते थे। और जब प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही थी तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता कि मुझे वहां से लड़ना है। अब आप समझ सकते हैं। तो भाजपा की यह स्थिति आप देखिए, फ्रस्ट्रेट इतने हैं इनके लीडर्स, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जो, क्या अब हरियाणा में क्या बात करें, उन्होंने राम का अपमान कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये। अरे भाई अपना बताओ ना, तुमने 10 साल में क्या किया है और क्या जमीनी हकीकत है, कितने इंस्टीट्यूट्स लाए हो, कितने हॉस्पिटल्स लाए हो, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने आपने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, क्या किया है, कितनी नौकरियां दी है। आज 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हो और 10 साल में तुमने 5 लाख क्या 2 लाख नौकरियां नहीं दी, गलत बात करते हैं। 1.5 लाख नौकरियां नहीं दी, फिर क्या आप कह रहे हैं? तो झूठ बोलने में कुछ भी बोलते रहिए। आप जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए गए उन्हें जोड़ रहे हो, कह रहे हो कि हाँ साहब हमने इतनी नौकरी दे दी, जिसमें कोई जाना नहीं चाहता है। आप बताइए ना, एमबीए करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके कहेंगे आप कि हम सफाई कर्मी बनने को तैयार हैं 15,000 रुपए के। ये बात सही है। ग्रुप डी बहुत बड़ा विवाद है यहाँ पे हरियाणा में, मैंने ग्राउंड पर देखा। तो एक जी एक चीज, जब हम सैनी की स्थिति को देखते हैं सर, सिंपैथी नहीं होती कि सैनी जो खट्टर साहब का फेलियर था, मुझे लोग नहीं मिले सर हरियाणा में। मैं आपका फरीदाबाद, मेवात पूरा घूमने के बाद गुड़गांव की बात करूं, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, या मैं फिर जींद की बात कर लूं, मुझे नहीं मिले जिसने एक व्यक्ति ने कहा कि मनोहर लाल ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो जो फेलियर था मनोहर लाल का, वो बैगेज सैनी के सर पे डाल दिया गया। इतनी क्या मेहरबानी हुई मनोहर लाल पे या मजबूरी रही? मतलब ये क्या हुआ सैनी के साथ? जी ने तो आप एक चीज देखिए, मनोहर लाल तो मुनाफे में, नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त हैं। मैंने तो चंडीगढ़ में वो दौर देखा है जब दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे, एक ही बाइक से घूमा करते थे। तो उस दौर को देख के मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी ने अपने मनोहर लाल को बचा लिया, फेस उनका बचा लिया। उन्हें तो ले आए, उन्हें तो और मंत्री पद वहां मिल गया, अच्छे अच्छे मंत्रालय दे दिए, मस्ती करो। बेचारा सैनी वही ऑपरेटर हुआ करता था कंप्यूटर का, तो जो ऑपरेटर होता था उसे अब किस तरह, फिर ड्राइवर भी रहा मनोहर लाल का। तो आप सोचिए ना, तो एक बलि का बकरा तो बनाना था, तो उसको बलि पे चढ़ा दिया गया कि हाँ भाई ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो, और लोग बलि चढ़ गई। तो साहब बलि चढ़ाने के लिए तो ये सब चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, वो तो बलि का बकरा बन गया वास्तव में। लेकिन जब उसे भी मौका मिला
तो आप बताइए ना, उसने एज ए सांसद क्या किया, एज ए मिनिस्टर क्या किया। मैं तो जो है एक समय में जब वो रोजगार मंत्री थे, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, और एक हमारा प्रोग्राम हुआ करता था सामना सवालों का इंडिया न्यूज हरियाणा में, तो उसको मैं होस्ट करता था। उसमें मैंने किया था, पूछा था, तो साहब मुझे आज भी याद है कि उसकी तो हैसियत ही नहीं थी बेचारे की। तो वो स्थिति वाला व्यक्ति तो क्या करेगा, वो तो बस अपनी ड्यूटी ही निभा रहा है। क्या साहब ने कह दिया यहां बैठ जाओ, यहां बैठ गए, यहां हो गया, यहां हो गया, तो वही स्थितियां हैं जी। बीच में एक खबर आई थी कि खट्टर के रिश्तेदार आ गए कांग्रेस पार्टी में और खट्टर साहब भी आने वाले हैं कांग्रेस में। ये सब क्या था? ये थोड़ा ये किसकी स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के जरिए भी मैं देख रही हूँ कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है, आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियोस हो या अखबार में बीजेपी के 10 साल के जो फेलियर्स हैं उसको पब्लिश करना, तो ये जरा रूमर्स भी उड़ाए जा रहे हैं, पब्लिश भी हो रही है चीजें, ये कैसे देखते हैं आप? मैं देखिए एक चीज बताऊं कि ये तो राहुल जी से पूछ लीजिए, क्या वो खट्टर को लेंगे पार्टी में? तो वो कहेंगे मैं आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। तो पहली बात तो ये, हाँ, खट्टर के जो भतीजे हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और सगे भतीजे हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उन्होंने ज्वाइन करा है, तो ये सामने है सबके। तो कांग्रेस ने तो कहीं झूठ नहीं फैलाया, लेकिन खुद खट्टर ने, खुद सैनी ने, इन्होंने झूठ फैलाया कि शैलजा उनके यहाँ आ रही हैं, शैलजा ये हैं, 25 तारीख को ये धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब इन्होंने फैलाया था। और इसके कारण एकदम से जो चढ़ा हुआ चुनाव था एकदम से बैकफुट पे आ गया था कांग्रेस का। लेकिन जैसे ही 26 तारीख को राहुल गांधी ने एंट्री मारी, एकदम से वो आप चला गया, क्योंकि उस मंच पे शैलजा भी थी और खट्टर भी थे और सारे थे, और किसको कैसे तवज्जो देनी है यह भी सामने था। राहुल गांधी ने तो बार बार कह दिया कि 36 बिरादरी की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी, किसी एक की नहीं होगी, और इसमें सबके साथ न्याय होगा। तो यह अपने आप में संदेश है कि कोई यह सोच ले कि अब सरकार मनमानी से चलेगी हरियाणा में, तो नहीं चलेगी। अब उन्हीं एजेंडों पर चलेगी जो राहुल गांधी तय करेंगे, और राहुल गांधी ने तय कर दिया है, यह सरकार किसानों की होगी, यह सरकार गरीबों की होगी, यह सरकार कामगारों की होगी, यह सरकार महिलाओं की होगी, और यह सरकार उन सभी की होगी, सभी समुदाय की होगी जो साथ में भागीदार। तो यह आप समझ लीजिए, उन्होंने एक चीज कही, यह सरकार अमीरों की नहीं हो, यह सरकार गरीबों की हो। तो यह संदेश है पूरे हरियाणा के लिए कि गलतफहमी का शिकार मत हो जाइए। अब सरकार तो जिन्हें जोर लगाना है वो लगाएंगे। एक सवाल जरूर रहेगा लेकिन सर, अगर कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस के आने के पीछे क्या कांग्रेस की अपनी अचीवमेंट्स हैं कि मिलके लड़े, या राहुल गांधी का विजन रहा, ये जो सेंटर के इश्यूज रहे, चाहे मैं अग्निवीर की बात करूं, महिला पहलवानों की, महिला सुरक्षा की बात करूं, किसानों की बात करूं, रोजगार बहुत बड़ा इशू है, इंटायर इंडिया बहुत बड़ा इशू है, और हरियाणा में भी ये रीजंस होंगे, या फिर बीजेपी के अपने फेलियर्स बैठे बिठाए लोग चेंज करना चाहते हैं सरकार? वो तो 19 में करना चाहते थे यदि दुष्यंत फैसला नहीं लेते साथ जाने का, तो 19 में चेंज हो जाती। बीजेपी को तो हरियाणा वालों ने 19 में ही बाहर कर दिया था, तो क्या बड़ा कारण होगा? देखिए, मैं समझता हूं यदि हम एक चीज को लेंगे तो गलत होगा और आधा सत्य होगा। सच्चाई ये है कि आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का मोमेंटम बनना कब शुरू हुआ। समस्याएं तो ये पिछले 10 साल जब से सरकार आई यही कर रही, एजुकेशन बर्बाद की, सब कुछ बर्बाद किया है। बहरहाल 2019 के बाद से स्थितियां और खराब थी, लेकिन मोमेंटम कब बना? मोमेंटम बना जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, और वो मोमेंटम सिर्फ यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बना। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस मजबूत ढंग से खड़ी है। हालांकि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूत ढंग से खड़ी है, इस स्थिति में है कि लड़ाई लड़ सकती है। एक चीज। दूसरी चीज,
लोगों ने यह समझ लिया कि यदि हिंदुस्तान के अंदर कोई एक व्यक्ति है जिस पे यकीन किया जा सकता है तो वो राहुल गांधी हैं, जिनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता है। दो चीज। और राहुल गांधी के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, जो झूठ फैलाया गया था, वो एक्सपोज हो चुका है। तो ये सारी चीजें आ गई। एक और चीज थी, इन चुनाव में जब राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा के और सर्व समाज की बात कर दी, उन्होंने बात कर दी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की, और सबको बराबर की बात कर दी, वो एक और बड़ी लकीर खींच गया। अब इसके बाद आते हैं, जब हरियाणा की बात करेंगे तो देखिए हरियाणा में मुद्दे तो थे, मुद्दे आए किसानों के, मुद्दे आए अग्निवीर के, मुद्दे आए शिक्षा के, मुद्दे आए एमएसएमई सेक्टर के, मुद्दे आए और दूसरे काम के, और जिस तरह की स्थितियां हैं पहलवानों के, ये सब जब मुद्दे आ गए तो दोनों ने अब किसी एक तरफ जाना था या तो यहीं पे ठहर जाना था। तो इन मुद्दों से लड़ने वाला कौन है? क्या इनेलो लड़ सकती थी? नहीं लड़ सकती थी। क्या जेजेपी लड़ सकती थी? नहीं लड़ सकती थी। बीएसपी लड़ सकती थी? नहीं लड़ सकती थी। जो इसकी चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, क्या वो लड़ सकती थी? नहीं लड़ सकती थी। तो क्या आम आदमी पार्टी लड़ सकती थी? नहीं लड़ सकती थी। क्योंकि देख रहे हैं लोग, जो पंजाब में है वो देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरीके से क्या कहा गया था और क्या हालत हो गई। पंजाब में जाइए, लोग रोते हुए मिलते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में केंद्र सरकार और उनकी सरकार की लड़ाई के चक्कर में लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। हालात आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, उस पे परेशानी। रोजगार वहां पर भी नहीं दिया गया, रोजगार यहां पर भी नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कौन खड़ा होगा, किस पे किया जाए? तो लोगों को लगा कि कांग्रेस बेहतर विकल्प है। एक चीज, जांची परखा हुआ विकल्प है। यह नहीं है कि नया नवेला हम एक बार इसे भी टेस्ट कर लें। तो यह जो पंजाब में किया था उसका नुकसान हुआ है, यह बात भी जनता ने इस लोकसभा चुनाव में जता दी। तो अब लोगों को लगा नहीं, कांग्रेस होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में लोगों ने कहा कांग्रेस को तो जिताएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ आप हैं वो नहीं जिताएंगे, और नहीं जिताया, जनता ने नहीं जिताया। तो सामने है आपके। तो ऐसी स्थिति में विश्वसनीय चेहरे के रूप में ये लोकल लीडरशिप में जो दो चेहरे हैं, दलितों में सबसे बड़ी निश्चित रूप से निर्विवादित तौर पे कुमारी शैलजा सबसे बड़ी नेता है, और जाटों में सबसे बड़े नेता के तौर पे आज भूपेंद्र हुड्डा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बाकी हर कोई है, थोड़ा बहुत, कोई किसी बेल्ट में है, कोई किसी बेल्ट में है। यही वजह है कि सर छोटू राम के परिवार आज फिर से वापस कांग्रेस में लौटा और उसने अपनी गलती मानी। तो ये सारी चीजें फिर छत्तीस बिरादरी को लग रहा है कि हम जितना सुरक्षित महसूस करते थे कांग्रेस में, इन पे नहीं करते हैं। तो इन सब ने सीधा संदेश दे दिया, और यही वजह है कि राहुल गांधी का नेतृत्व मिला, विश्वास मिला, और यह समस्याएं ये मिलकर के इतना बड़ा मोमेंटम बना दिया कि आज बदलाव की दिशा में, यदि राहुल गांधी नहीं आते तो निश्चित रूप से यह डर था कि कांग्रेस नुकसान चली जाएगी, फिर आते आते रह जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के इतने सक्रिय हो जाने से एकदम से सब बदल गया। और कहा जाता है जी, कांग्रेस में कहा जाता है कि गांधी परिवार के छाते के नीचे आते ही सारी जितने इधर उधर लड़ रहे होते हैं सब एक हो जाते हैं। और ये हमने पिछले लंबे अरसे से पत्रकारिता के दौर में देखा है। जी, मैं बहुत छोटा सा सवाल ले लेती हूँ। मैं देख रही थी सैनी साहब एक जगह कहते हुए नजर आए थे, उन्होंने ट्वीट भी किया था बाकायदा कि कांग्रेस अति उत्साह में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो हुआ है कुछ वैसे ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे हरियाणा में भी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बेईमानी करने को आप कहीं पे लग जाइए तो आप कहीं भी जीत सकते हैं। आप ये देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 79 सीट्स पे किस तरीके से गड़बड़ हुई और उसके कारण लोकसभा में
कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई। ठीक है, आप ये चीजें कर लीजिए, लेकिन सामान्य तौर पे हरियाणा का एक नेचर अलग है। दूसरी जगह इतना वोकल नहीं कोई होता है, न छत्तीसगढ़ में इतना वोकल थे, ना मध्य प्रदेश में इतना वोकल थे, ना ही और कहीं, लेकिन हरियाणा में खुल के बोलते हैं। और हरियाणा की एक नीति कही जाती है, यहाँ लोग जिताने के लिए कम, हराने के लिए वोट ज्यादा देते हैं। तो वह भी एक बड़ा वजह है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब कोई असर पड़ने वाला है। जो 5 दिन है इनमें जो भी खेल करना है कर लें, बाकी जनता अपना खेल करने का मन बना चुकी है। जी, कितनी सीटें दे रहे हैं आप सर, कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, आपका देखिए आंकलन है? मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि देखिए, आप एनालिसिस तो कर सकते हैं कि हाँ कौन अपर है कौन वो है, क्योंकि कई जगह आप होता है सीटें होती हैं, मान लीजिए 500 वोट से जीत गया। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं, जयपुर में वो बाल मुकुंद है एक, जो है मान भगवा पहन के घूमता है, वो 900 कुछ वोट से जीत गया। क्यों जीत गया? उधर 600 के करीब वोट काटे आम आदमी पार्टी ने, ऐसे ही और जो 2-3 खड़ी थी उन्होंने काटे, और वो 900 वोट से जीत गया। तो अब आप क्या कर लेंगे, उसमें तो सीटें इधर उधर हो जाती हैं। हालांकि ये उम्मीद है कि वहां पर 70 से 80% के बीच कांग्रेस का जो परसेंटेज बन रहा है जीत का, वो बन रहा है, और परसेंटेज उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 15 से 20% के बीच में रहे। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए, उसे सीटों में कन्वर्ट करके देख लीजिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय जी निकाला, धन्यवाद। और मैं चाहूंगी हम अक्सर चर्चा करें, इस तरह से एनालिसिस करें। तो अजय जी थे हमारे साथ में, और ये एक आकलन है, अब तो जो भी चीजें होंगी वो हम आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।